जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, जिया उस तोफ को तोड़कर फैंग के पास लेकर आ जाती है। आगे से फैंग भी अपने सभी फावड़े फुवड़े रेडी कर लेता है और जिया से बोलता है तुम्हारे डैडी के पास में एक बहुत ही अच्छा प्लान है। ये बोलकर फैंग एकदम से जमीन में गड्ढा खोदने लग जाता है और वो दोनों हैरानी से फैंग को देखते रह जाती है। और फिर कुछ टाइम के बाद फैंग जमीन में गड्ढा खोद लेता है और फैंग उस तोफ की कैनन को उस गड्ढे में डालकर उसे जमीन में दबा देता है। फैंग बोलता अगर मैं इस तरह से इस कैनन को जमीन में आधी गाड़ दूंगा तो शायद से ये नीचे नहीं गिरेगी। ये बोलकर फैंग अपने फावड़े फुवड़ों को जिया और लिटिल येलो की तरफ करके बोलता है अब आगे तुम्हारी बारी है। ये सुनकर जिया बोलती है डैडी आखिर हमें क्या करना है। फैंग अपनी जड़ों की तरफ इशारा करके उन दोनों से बोलता है बेशक तुम दोनों को खोद कर मुझे बाहर निकालना है, क्योंकि मैं खुद अपनी जड़ों को नहीं देख सकता, इसलिए मेरे लिए खुद को खोद कर बाहर निकालना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर जिया डर जाती है। जिया फैंग से बोलती है डैडी क्या आप उन लोगों से इतना ज्यादा घबरा गए हैं कि आप अब ओरिजिनल नहीं चाहती हैं। आगे से फैंग बोलता है क्या मैं ओरिजिनल नहीं चाहता, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तुम्हारा डैडी अभी भी जवान है और अभी अभी तो मेरी जिंदगी स्टार्ट हुई है। ये बोलकर फैंग जिया को बताता है कि ये जो पौधे होते हैं उनको मिट्टी के अलावा गमलों में भी उगाया जा सकता है। जब तक कि गमलों में मिट्टी और खाद और पानी की कमी रहती है तो वो पौधा वहाँ पर भी ग्रो कर सकता है, लेकिन जो पौधे मिट्टी में उगते हैं उनको बहुत ज्यादा पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन उनको हम एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते। और जो पौधा गमले में उगाया जाता है उसे पोषक तत्व तो कम मिलते हैं, लेकिन उस पौधे को हम कभी भी कहीं पर लेकर जा सकते हैं। ये सुनकर जिया बोलती है डैडी मैं समझ गई, आप खुद को इस तोफ के अंदर ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं जिसके बाद हम आपको कहीं पर भी लेकर जा सकती हैं। फैंग बोलता है तुमने बिल्कुल सही बोला, तो अब तुम दोनों अपना काम शुरू कर सकते हो, तुम दोनों मेरे दोनों साइड की जड़ें खोद कर बाहर निकाल दो। आगे से येलो और जिया बोलते हैं ठीक है। ये बोलकर वो दोनों ही फैंग के दोनों साइड की जड़ें जल्दी जल्दी निकालने लग जाती हैं। फैंग घबराते हुए जिया से बोलता है जिया ध्यान से, ऐसे तो तुम मेरी जड़ों को उखाड़ दोगी। ये बोलकर फैंग येलो से बोलता है येलो तुम मेरी जड़ों को खींचो मत, ऐसे तो तुम मेरी जड़ों को तोड़ दोगे। और फिर कुछ टाइम के बाद वो दोनों फैंग की सभी जड़ों को खोद देती हैं। फैंग बोलते हैं फाइनली मैं जमीन से बाहर आ ही गया। जिया फैंग की जड़ों को देखते हुए बोलती है फाइनली अब मैं डैडी की जड़ों को देख सकती हूँ, ये तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। येलो भी बोलता है हाँ बहुत सच में ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। ये सुनकर फैंग अपने मन में बोलता है मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि मैं सड़क के ऊपर नंगा खड़ा और बाकी सभी लोग मुझ पर उंगली उठा रहे हैं। ये सोचकर फैंग शर्माते हुए गुस्से से उन दोनों से बोलते हैं तुम दोनों जल्दी करो और इस कैनन के अंदर 1/3 मिट्टी डालकर मुझे जल्दी से इसमें ट्रांसप्लांट कर दो। जिया बोलती है ठीक है। ये बोलकर जिया उस कैनन में काफी सारी मिट्टी डाल देती है और साथ ही जिया ये बोल रही होती है पता नहीं 1/3 कितना होता है, शायद से 1/3 इतना होता है जितने मैंने इस कैनन के अंदर मिट्टी डाल दी है। फैंग जिया से बोलते है जिया तुम उस कैनन में मिट्टी डालने के बाद तुम मुझे आराम से उठाकर उस कैनन में डाल दो। तो फैंग की बात सुनकर जिया आराम से फैंग को उठाकर उस कैनन में डाल देती है। फैंग बोलता है कि शुक्र है मेरे पोषक तत्व वाली जड़ों का यूज पहले से ही हो गया था, वरना वो उस कैनन के अंदर आती ही नहीं। जिया जैसे ही फैंग को उस कैनन के अंदर छोड़ती है तो फैंग पूरा का पूरा उस कैनन के अंदर ही चला जाता है। फैंग जिया से बोलता है जिया आखिर तुमने इस कैनन के अंदर इतनी कम मिट्टी क्यों डाली है, मैं तो पूरा का पूरा इस कैनन के अंदर चला गया हूँ। ऊपर से जिया फैंग से बोलती है डैडी इस कैनन का मुंह बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए मैं आपको फिर से बाहर नहीं निकाल सकती। फैंग बोलता है लगता है कि मेरी बेटी इतनी भी ज्यादा होशियार नहीं हुई है। ये बोलकर फैंग जिया से बोलता है चलो कोई ना मैं खुद ही बाहर आता हूँ। ये बोलकर फैंग अपनी वाइन का यूज करते हुए उस कैनन से बाहर आ जाता है और जिया से बोलता है जिया मुझे पकड़ो। तो फैंग की बात सुनकर जिया फैंग को पकड़ लेती है और फैंग से बोलती है डैडी आप पहले अच्छे से बीच में हो जाइए, उसके बाद मैं इस कैनन के अंदर मिट्टी डाल दूंगी। तो फैंग भी अच्छे से उस कैनन के बीचों बीच हो जाता है। इसके बाद जिया उस कैनन में मिट्टी डालने लग जाती है। फैंग जिया से बोलते हैं जिया जब मिट्टी इस कैनन के मुंह तक आ जाएगी तब इसमें मिट्टी डालना बंद कर देना। और फिर कुछ टाइम के बाद सारा काम कंप्लीट हो जाता है। फैंग खुश होकर बोलते हैं फाइनली मेरा ट्रांसप्लांट हो ही गया। ये बोलकर फैंग अपने मन में बोलते हैं क्या ट्रांसप्लांट इतना ज्यादा आसान होता है, कहीं मैंने कोई स्टेप छोड़ तो नहीं दिया। और तभी फैंग को याद आता है कि पौधों को ट्रांसप्लांट करने के बाद उनमें पानी डाला जाता है। फैंग जिया से बोलते हैं जिया जब तुम उन इंसानों की बॉडी को यहाँ से दूर फेंक कर आई तो क्या तुमने उनका सारा सामान भी फेंक दिया। जिया फैंग से बोलती है नहीं डैडी आपने मुझसे कहा था कि हम इंसानों की चीजों का यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने उन सभी को रख लिया था। ये सुनकर फैंग खुश हो जाता है। फैंग जिया से बोलते है जिया तुम सच में काफी ज्यादा अच्छी लड़की हो, अब जल्दी से उन लोगों के सामान में पानी की बोतल ढूंढो। तो फैंग की बात सुनकर जिया ने जहाँ पर उन लोगों का सामान रखा होता है वहाँ पर जाकर पानी की बोतल ढूंढने लग जाती है। जिया को वहाँ से 2 पानी की बोतल मिलती है। जिया फैंग से बोलती है डैडी क्या यही पानी की बोतल है। तो फैंग बोलता है हाँ यही पानी की बोतल है, तुम इन दोनों में से एक पानी की बोतल ले जाकर यहाँ पर आसपास तालाब होगा, वहाँ से तुम पानी भर कर लाओ और मेरे
गमले वाली मिट्टी में डाल दो, वरना तुम्हारा डैडी पानी के कारण सूख जाएगा। तो ये सुनकर जिया बोलती है ठीक है डैडी, मैं अभी पानी लेने के लिए जा रही हूँ। ये बोलकर जिया जल्दी से अपनी ड्रैगन वाली फॉर्म में आकर वहाँ से पानी लेने के लिए चली जाती है। लिटिल येलो भी फैंग से बोलता है बॉस मैं भी पानी लेने के लिए जा रहा हूँ। फैंग उससे बोलता है नहीं, तुम्हें जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें उन पानी की बोतल से मुझे जितना पानी चाहिए उतना पानी मिल जाएगा। इसके बाद कुछ टाइम के बाद जिया पानी लेकर आ जाती है और फैंग के गमले में डाल देती है। फैंग लिटिल येलो से बोलता है लिटिल येलो क्या इस कैनन के नीचे वाले छेद में पानी आया? तो लिटिल येलो बोलता है नहीं। फैंग बोलता है पौधों को ट्रांसप्लांट करने के बाद उनको अच्छे से पानी देना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे जिया को 2 और बोतल पानी लेने के लिए भेजना होगा। और फिर कुछ टाइम के बाद जिया 2 और बोतल पानी लेकर आ जाती है और फैंग के गमले में डाल देती है। फैंग बोलता है मुझे लगता है कि इस बार इतना पानी काफी होना चाहिए। और तभी फैंग की कैनन के नीचे जो छोटा सा छेद होता है वहाँ से पानी निकलने लग जाता है। उसे देखकर लिटिल येलो डर जाता है। लिटिल येलो बोलता है बॉस तो बाथरूम कर रहा है। फैंग चिल्ला के लिटिल येलो से बोलता है आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो? जब मैं 7 साल का था तभी मैंने बिस्तर गिला करना छोड़ दिया था। और साथ ही फैंग उदास हो जाता है। फैंग बोलता है मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक बहुत बड़े एरिया के छोटी सी जगह में फंस गया हूँ, जहाँ से मैं कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। फिलहाल के लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे कुछ दिन ऐसे ही रहकर देखना होगा कि ये काम करता या फिर नहीं। अगर ये काम नहीं करता तो मैं जिया को मुझे फिर से जमीन में उगाने के लिए बोल दूंगा। और अभी के लिए तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली। अगर यहाँ पर इंसान आते भी हैं तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। और फिर फैंग बोलता है लेकिन ये लकड़ी की गाड़ी तो टूट चुकी है, लेकिन अगर ये लकड़ी की गाड़ी नहीं भी टूटी होती तो जिया तो फ्लाई कर सकती है, फिर हम जिया के उड़ने का फायदा नहीं उठा पाते। आखिर मैं खुद को इस कैनन को जिया के साथ में कैसे लटका सकता हूँ? और तभी फैंग को एक आइडिया आता है। फैंग बोलता है मैं अपनी वाइन से इस कैनन का एक बैकपैक बना दूंगा जिससे कि मैं जिया की पीठ के ऊपर लटक सकता हूँ। ये बोलकर फैंग अपने आसपास पड़े हुए वेपन को देखते हुए बोलता है इन सभी वेपन को इस तरह से फेंकना ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है, खास तौर पर उस बड़ी तलवार उस क्रॉसबो को, क्योंकि उनका यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है। और जब मैं यहाँ से जाकर किसी दूसरी जगह पर जाऊंगा तो पता नहीं वहाँ पर कितना ज्यादा खतरा होगा, इसलिए मेरे पास जितने ज्यादा वेपन होंगे मैं वहाँ पर उतने ही ज्यादा सेफ रहूंगा। फैंग जिया से बोलते हैं जिया वहाँ पर जितनी भी चीजें पड़ी उन सभी को उठाकर यहाँ पर लेकर आ जाओ। मैं देखूंगा कि उनमें से कौन सी चीज काम की और जो चीज काम की रहेगी मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। इसके बाद जिया उन सभी वेपन को उठाकर फैंग के पास रख देती है। फैंग बोलता है कि ये सभी वेपन मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल हैं और इस पट्टी का यूज करके मैं इन सभी वेपन को अपनी तोफ के इस कैनन के साथ में बांध सकता हूँ। ये बोलकर फैंग जिया से बोलता है जिया मैंने यहाँ से कुछ वेपन सिलेक्ट किए हैं, तुम इस पट्टी की मदद से उन सभी वेपन को इस कैनन के साथ बांधने में मेरी हेल्प करो। तो जिया भी बोलती है ठीक है। और फिर हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर फैंग और जिया दोनों मिलकर उन सभी वेपन को उस कैनन के साथ में पट्टियों की मदद से लटका देते हैं। फैंग खुश होकर अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वेपन से भरा हुआ एक बड़े मुंह वाला फ्लावर हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी गेम का मॉन्स्टर हूँ। और तभी जिया के पेट में से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। जिया फैंग से बोलती है डैडी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या आपको भी भूख लगी है? अगर आपको भी भूख लगी है तो क्या मैं शिकार करने के लिए जा सकती हूँ? मैं अभी वापस आ जाऊंगी। फैंग उससे बोलता है वैसे मुझे भी थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत है, इसलिए मुझे भी भूख लगी है। और वैसे भी कुछ टाइम के लिए हम यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं, इसलिए तुम शिकार करने के लिए जा सकती हो, लेकिन तुम सावधान रहना क्योंकि आसपास अभी भी हमारे काफी सारे इंसान हैं, वो तुम्हें देख सकते हैं। जिया फैंग से बोलती है ठीक है डैडी मैं सावधान रहूंगी। ये बोलकर जिया अपनी ड्रैगन वाली फॉर्म में आकर वहाँ से शिकार करने के लिए चली जाती है। जिया के वहाँ से जाने के बाद फैंग अपने मन में बोलते हैं मुझे अब जल्दी से जल्दी इवॉल्व होना होगा और भी ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट को हासिल करना होगा, क्योंकि रास्ते के दौरान मैं अपने सभी वाइन का यूज बैकपैक की तरह करने वाला हूँ। अगर हम पर कोई खतरा आएगा तो मुझे अपनी 5वीं वाइन का यूज करना पड़ेगा। और फिलहाल के लिए तो मेरे पास अभी के लिए 5वीं वाइन नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी अपनी 5वीं वाइन को उगाना होगा। और मुझे आगे के सफर के लिए अपनी जड़ों के अंदर और भी ज्यादा पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करके रखना होगा। अगर मैंने पिछली बार अपनी जड़ों के अंदर पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करके नहीं रखा होता तो मैं कब का मर गया होता। हमारा रास्ता काफी ज्यादा लंबा होने वाला है, इसलिए मुझे नहीं पता कि हमारा सामना किससे होने वाला है, इसलिए मुझे पूरी तैयारी करनी होगी। और साथ ही फैंग याद करता है कि पिछली लाइफ में जब फैंग कहीं बाहर जाया करता था तो उसकी मॉम उसे बहुत ज्यादा खाना पानी दे दिया करती थी और उससे बोलती थी कि रास्ते में तुम्हें भूख लग सकती है, इसलिए रास्ते में खा लेना। फैंग बोलता है उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मॉम फालतू में मेरी चिंता कर रही है और वो मुझे परेशान कर रही है, लेकिन मुझे अब फील हो रहा है कि मॉम सच में मेरी उस टाइम चिंता किया करती थी। और तभी फैंग के सामने एक एनिमल की बॉडी आकर गिरती है और जिया बोलती है डैडी मैं वापिस आ गई। इसके बाद वो सभी उस एनिमल की बॉडी को काट कर
जानवरों से खाने लग जाते हैं। उस एनिमल को खाने के बाद फैंग को और भी काफी सारे ट्रेजर बॉक्स मिलते हैं और दूसरी तरफ येलो और जिया का भी पेट फुल हो जाता है। फैंग बोलता है तो चलो ये जितना भी खाना बच गया है मैं इन सभी को अपनी जड़ों के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। ये बोलकर फैंग अपनी वाइन से उन मांस के टुकड़ों को उठाकर अपनी जड़ों के अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाता है और देखते देखते फैंग उन सभी मांस के टुकड़ों के पोषक तत्वों को अपनी जड़ों के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। उन सभी पोषक तत्वों को जड़ों में एब्जॉर्ब करने के कारण फैंग की जड़ों की जो जगह होती है वो और भी ज्यादा बेड़ी हो जाती है। फैंग बोलता है मेरी जड़ें तो बहुत ज्यादा बेड़ी हो गई, अगर पहले मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं अपने एक जड़ के अंदर पोषक तत्व एब्जॉर्ब नहीं करता। और फिर फैंग सिस्टम से बोलता है सिस्टम इस बार मैं इन लोगों से नहीं पूछने वाला कि कौन से ट्रेजर बॉक्स को ओपन करना है, इसलिए तुम एक एक करके इन सभी ट्रेजर बॉक्स को ओपन कर दो। तो सिस्टम बोलता है ठीक है। फैंग के वहां पर 6 ट्रेजर बॉक्स होते हैं तो सिस्टम एक एक करके 1 से लेकर 5 ट्रेजर बॉक्स को ओपन कर देता है और फैंग को उन 5 में 20-20 हजार एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं। ये देखकर फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फैंग गुस्से में सिस्टम से बोलता है साले सिस्टम तेरी बहन का कुत्ता काटो, अगर यूट्यूब येलो डॉलर नहीं देता तो मैं तुझे बहुत ज्यादा गालियां देता। कमीने तूने सारे के सारे एवोल्यूशन पॉइंट निकाल दिए, कम से कम कुछ अच्छी चीज तो दे देता। सिस्टम फैंग से बोलता है छोटे बॉस एवोल्यूशन पॉइंट बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मिलती हैं, इससे आप अपनी बाकी की चीजों को इवॉल्व कर सकते हैं और वैसे भी आपके पास में अभी भी एक ट्रेजर बॉक्स बचा है। ये बोलकर सिस्टम उसे भी ओपन कर देता है। फैंग को उसमें से बी रैंक का बोतल तना मिलता है। सिस्टम फैंग को बोतल तने के बारे में बताता है कि तुम इसे अपने जड़ों और तने के साथ में फ्यूज कर सकते हो और ये जो बोतल तन है ये काफी ज्यादा बड़ा होता है और इसमें तुम पोषक तत्वों की तरह ही पानी को स्टोर कर सकते हो और बाद में तुम्हें जब उसकी जरूरत हो तब तुम उसका यूज कर सकते हो। फैंग अपने सिस्टम विंडो पर बोतल तने को देखते हुए बोलता है ये बोतल तना तो वही पेड़ है जिसे लिटिल येलो हमेशा पानी लेने के लिए जाया करता था। मुझे इसी चीज की तो जरूरत थी जिसमें मैं अपना पानी स्टोर कर पाऊँ, लेकिन मैं इसे अपने तने या फिर जड़ के साथ में फ्यूज क्यों कर सकता हूँ। ये बोतल तने का जो पेड़ होता है वो तो अपने तने के अंदर पानी को स्टोर करता है। सिस्टम फैंग से बोलता है बॉस आप अपने तने या फिर जड़ को इसलिए चूज कर सकते हैं, अगर आप इसे अपने तने के साथ में फ्यूज कर दे तो आपकी सुंदरता खराब हो जाएगी। बॉस क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी गर्दन एकदम मोटी सी हो जाए। फैंग अपनी मोटी सी गर्दन को अमेजिंग करके सिस्टम से बोलते हैं नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्दन इस तरह से मोटी हो जाए। सिस्टम तुम जल्दी से इस बोतल तने को मेरी जड़ों के साथ में फ्यूज कर दो। तो फैंग की बात सुनकर सिस्टम जल्दी से अपनी पावर का यूज करते उस बोतल तने को फैंग की जड़ों के साथ में फ्यूज कर देता है। फैंग सिस्टम से पूछता है इस बोतल तने में पानी को स्टोर करने के लिए क्या मुझे पानी की जरूरत है। सिस्टम फैंग को बताता है हाँ तुम्हें इस बोतल तने में पानी को स्टोर करने के लिए तुम्हारे पास पानी होना चाहिए। फैंग जिया से बोलता है तुम्हारी डैडी को तुम्हें पानी लाने के लिए फिर से परेशान करना होगा। आगे से जिया बोलती है डैडी कोई बात नहीं मैं अभी पानी लेने के लिए जा रही हूँ। ये बोलकर जिया अपनी ड्रैगन वाली फॉर्म में आकर पानी लेने के लिए चली जाती है। इसके बाद कुछ टाइम के बाद जिया पानी लेकर आ जाती है और फैंग के गमले में डाल देती है और फैंग उस सारे के सारे पानी को अपने बोतल तने के अंदर स्टोर कर लेता है। फैंग की जड़ों की जगह पहले से बहुत ज्यादा बीड़ी होती है, इस पानी को स्टोर करने के बाद वो और भी ज्यादा बीड़ी हो जाती है, लेकिन बेचारा फैंग इसे भी सहन कर लेता है। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर फैंग उन दोनों से बोलता है आज के दिन हम यहाँ से दूसरी जगह पर जाने वाले। आगे से वो दोनों भी बोलते ठीक है। जिया अपनी ड्रैगन वाली फॉर्म में आकर फैंग के आगे आकर बैठ जाती है और फैंग भी जमीन से अपनी उस कैनन को निकाल लेता है और फैंग अपनी वाइन का यूज करते हुए उस कैनन को जिया की पेट के ऊपर बैकपैक की तरह लटका लेता है। येलो भी फैंग के साथ ही चढ़ जाता है। फैंग येलो से बोलता है येलो हम बहुत जल्द यहाँ से फ्लाई करने वाले हैं, इसलिए तुम मेरे साथ ही रहना और मैं तुम्हें अपनी वाइन में लपेट लूंगा जिससे कि तुम आसमान से नीचे नहीं गिरोगे। आगे से येलो बोलता है थैंक यू बॉस। फैंग अपने मन में बोलता है फाइनली कल रात को मुझे एक और वाइन मिल गई थी जिसे मैंने खुद के साथ में फ्यूज कर लिया था, अब मेरे पास 5 वाइन हो गई है। जिया फैंग से बोलती है डैडी हम किस साइड में जाने वाले हैं। फैंग उससे बोलता है मुझे लगता है कि वो इंसान साउथ वेस्ट की तरफ से आए थे इसलिए हम ईस्ट की साइड जाएंगे। और साथ ही फैंग अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो अफसोस की बात है कि उन इंसानों के पास कोई भी नक्शा नहीं था, हमें बस फील करके ही जाना होगा कि हमें इस साइड जाना है। इसके बाद जिया भी फाइनली आसमान में फ्लाई करने लग जाती है और ये तीनों एक नए सफर में निकल पड़ती है। जिया फैंग से पूछती है डैडी हम लोग ईस्ट की तरफ ही क्यों जा रहे हैं। फैंग उससे बोलता है तुम बस मेरी बात सुनो और ईस्ट की साइड चलो। फैंग आसमान से नीचे की जगह देखते हुए बोलता है मुझे अब पता चल रहा है कि जहाँ पर मैं उगा था वहाँ पर चारों तरफ रेगिस्तानी था। और साथ ही फैंग अपने मन में सोचता है मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं रिइंकार्नेट होने के बाद उड़ने के लिए एक ड्रैगन की सवारी करूंगा। और फिर फैंग आसमान में उड़ने के नजारे लेते हुए बोलता है ये आसमान में उड़ने की जो फीलिंग है ये तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और तभी फैंग येलो की तरफ देखकर उससे बोलता है येलो क्या तुम ठीक हो। लेकिन येलो तो आसमान में उड़ने के कारण बेहोश हो गया होता
होता है। लेकिन तभी जिया अपने सामने की तरफ नीचे देखकर हैरान हो जाती है। जिया बोलती है डैडी वहाँ पर देखो, वहाँ पर बहुत सारे इंसान हैं। और फिर हम वहाँ पर नीचे का सीन देखते हैं। वहाँ पर काफी सारे इंसान ऊँटों के ऊपर सवार होकर जा रही होती हैं। उनको देखकर फैंग बोलता है यहाँ पर तो सच में काफी सारे इंसान हैं। ये बोलकर फैंग जिया से बोलता है जिया तुम जल्दी से और भी ऊपर आसमान में फ्लाई करने लग जाओ ताकि उन लोगों की गन की एम और एरो तुम तक ना पहुंच पाए। जिया आसमान में जाते हुए फैंग से पूछती है डैडी क्या ये लोग भी उन लोगों की तरह बुरे हैं? फैंग उन सभी बंदों को देखते हुए बोलते हैं इन सभी बंदों के ग्रुप को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। और ये लोग ऊँटों के ऊपर सवार होकर क्यों जा रहे हैं? क्या आगे और भी ज्यादा रेगिस्तान है? और दूसरी तरफ उन इंसानों में से एक इंसान की नजर जिया के ऊपर पड़ जाती है। वो अपने बॉस से बोलता है बॉस क्या तुमने आसमान में देखा? आसमान में एक ड्रैगन फ्लाई कर रहा है और मुझे लगता है कि उसने भी हमें देख लिया और हमें देखकर वो आसमान में और भी ऊपर जा रहा है। मुझे लगता है कि वो हमसे दूरी रहना चाहता है। उसका बॉस आसमान में देखते हुए बोलता है ये तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। लेकिन तभी वो जिया को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है आखिर ये किस तरह का ड्रैगन है? ये अपनी पीठ के ऊपर एक तोहफा और एक फूल को क्यों लेकर जा रहा है? वो पहले वाला बंदा अपने बॉस से बोलता है बॉस क्या आप उस ड्रैगन को पकड़ना चाहते हैं? उसका बॉस उसे बोलता है नहीं, इस बार हमारा मिशन शिकार करने का नहीं है और वैसे भी मैं ड्रैगन को हंट करने वाले इक्विपमेंट नहीं लेकर आया हूँ और इतनी दूर से हम उसको नहीं मार सकते हैं। ये सुनकर वो बंदा निराश हो जाता है और बोलता है ये तो बहुत ज्यादा अफसोस की बात है कि हम उस ड्रैगन को नहीं मार सकते। इसके बाद हम 1 घंटे के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जिया अभी भी आसमान के अंदर फ्लाई कर रही होती है। फैंग जिया से बोलता है जिया तुम 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम से आसमान में फ्लाई कर रही हो, इसलिए तुम नीचे एक अच्छी सी जगह ढूंढ कर नीचे उतर कर आराम कर लो। जिया फैंग से बोलती है नहीं डैडी मैं अभी तक नहीं थकी हूँ। फैंग जिया से बोलता है नहीं तुमने अभी अभी उड़ना सीखा और ऊपर से तुमने काफी सारा वेट भी उठा रखा है और हमें कोई भी जल्दी नहीं है, इसलिए नीचे उतर कर आराम करना ये काफी अच्छा आइडिया है। और तभी फैंग को नीचे काफी अच्छी जगह दिखती है। फैंग बोलता है देखो वहाँ पर काफी अच्छी जगह है, चलो वहाँ पर जाकर आराम करती है। तो जिया भी बोलती है ठीक है डैडी। इसके बाद वो सभी वहाँ पर नीचे चले जाते हैं। फैंग जिया से बोलते है जिया मुझे आराम से उठाकर एक कोने में रख दो। तो फैंग की बात सुनकर जिया फैंग को आराम से उठाकर एक कोने में रख देती है। फैंग बोलता है बस हो गया, अब हम आराम कर सकते हैं। येलो भी नीचे जमीन पर आ जाता है। जिया फैंग से बोलती है डैडी मैं शिकार करने के लिए जा रही हूँ, आते टाइम मैंने आसमान में से इस एरिया में काफी सारे एनिमल देखे थे। फैंग उससे बोलता है क्या तुम थकी नहीं हो? चलो पहले थोड़ा सा आराम कर लो, उसके बाद शिकार करने के लिए चली जाना। और फिर कुछ टाइम के बाद उन लोगों के पास एक चूहा आ जाता है। उसे देखकर फैंग उन दोनों से बोलता है देखो खाना तो खुद चलकर हमारे पास आ गया है, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है, लेकिन फिर भी ये चल जाएगा। तुम दोनों बिल्कुल भी मत हिलना वरना हमारा एनिमी अलर्ट हो जाएगा। फैंग उस चूहे को देखकर बोलता है क्या ये चूहा मेरे लिए यहाँ पर आया है? क्योंकि मैं एक पौधा हूँ और पौधों की जड़ों के अंदर रस होता है। और तभी वो चूहा उस कैनन के छेद की तरफ जाने लगता है। फैंग बोलते है ये तो इस कैनन के छेद की तरफ जा रहा है। और फैंग जल्दी से अपनी वाइन का यूज करते उस चूहे को पकड़ लेते और उसे वहीं पर मार देता है। फैंग उस चूहे को उठाकर जिया की तरफ करके बोलते है जिया तुम पूरे रास्ते उड़कर आई हो, इसलिए तुम इस चूहे को खा सकती हो। आगे से जिया ना करते हुए बोलती है इसे लिटिल येलो को दे दो क्योंकि ये चूहा बहुत ज्यादा छोटा है, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, बाद में मैं किसी बड़े एनिमल को पकड़कर उसे खा लूंगी। फैंग बोलता है तो फिर ठीक है मैं इसे येलो को दे देता हूँ। ये बोलकर वो उस चूहे को येलो को दे देता है और येलो भी इस चूहे को खा जाता है। और तभी वहाँ पर और भी काफी सारे चूहे आ जाते हैं। उनको देखकर फैंग खुश हो जाता है। फैंग बोलता है ऊपर वाला जब भी देता है तो वो छप्पड़ फाड़ के देता है, देखो यहाँ पर और भी काफी सारे चूहे, अब हमारे पास खाने की कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन देखते ही देखते वहाँ पर और भी काफी सारे चूहे आ जाते हैं और वो सभी डर कर सामने की तरफ भाग रहे होते हैं। जिया बोलती है डैडी मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, ये सभी चूहे किसी न किसी से डर कर भाग रहे हैं। फैंग बोलता है मुझे लगता है कि इन खंडरों के पीछे कुछ न कुछ तो है। और तभी वहाँ पर एक बड़ा सा मुंह खुलता है और एक चूहे को पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि ये एक ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला भेड़िया होता है। वो उस चूहे को अपने मुंह में पकड़कर उसे मार देता है। उसे देखकर वो तीनों घबरा जाते हैं। फैंग बोलता है ये तो एक भेड़िया है, लेकिन ये भेड़िया कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है, ये भेड़िया ज़ॉम्बी की तरह क्यों लग रहा है? हालांकि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन ये भेड़िया तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। वो भेड़िया जैसे उन तीनों को देखता है तो वो एक लंबी जंप लगा के अपने बड़े से मुंह को खोलकर सीधा जिया के ऊपर अटैक कर देता है। आगे से जिया बोलती है ये भेड़िया कितना ज्यादा गंदा है, मेरे पास मत आओ। ये बोलकर जिया अपने पंजे से उस भेड़िया के ऊपर अटैक करके उसे साइड में गिरा देती है, लेकिन इससे उस भेड़िया को ज्यादा कुछ नहीं होता। वो फिर से खड़ा हो जाता है और जिया के अटैक करने के कारण वो भेड़िया और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ये देखकर फैंग बोलता है जिया ने इस भेड़िया के ऊपर अपने पंजे से अटैक किया था, लेकिन फिर भी ये भेड़िया थोड़ा सा भी घायल नहीं हुआ, आखिर ये क्या बकवास है? और फिर वो भेड़िया भागते हुए एक बार फिर से जिया के ऊपर अटैक करता है, लेकिन फैंग रास्ते में ही अपनी
स्वॉर्ड से उस भेड़िए के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इससे भी उस भेड़िए को कुछ भी नहीं होता। फैंग बोलता है आखिर ये भेड़िया मर क्यों नहीं रहा, और ऊपर से साला ये भेड़िया ज़ॉम्बी की तरह दिख रहा है। इसके बाद वो भेड़िया एकदम गुस्से में पागल होकर सीधा फैंग के ऊपर अपने पंजों से लपट पड़ता है। आगे से फैंग भी अपनी स्वॉर्ड से उस भेड़िए की गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है। फैंग बोलता है मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खली है, मैंने भी गेम के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारा है। फैंग अपनी स्वॉर्ड को बहुत ही स्पीड से घुमाते हुए उस भेड़िए की गर्दन को उड़ा देता है, लेकिन फिर भी वो भेड़िया जिंदा होता है। तो फैंग अपनी स्वॉर्ड को उस भेड़िए के मत्थे में घुसा देता है और फाइनली वो भेड़िया वहीं पर मर जाता है। ये देखकर जिया फैंग से बोलती है डैडी आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर था, आपने इसका सिर काट दिया था, फिर भी ये जिंदा कैसे था। फैंग बोलता अगर मैंने सही से आइडिया लगाया तो ये रेगिस्तानी भेड़िया पहले से ही मर गया था। ये सुनकर जिया बोलती है डैडी अगर ये भेड़िया पहले से ही मर गया था आखिर ये फिर चल कैसे रहा था और इसने हम पर अटैक कैसे किया। फैंग बोलता है मुझे इसके बारे में नहीं पता, और साथ ही फैंग अपने मन में बोलता है इस दुनिया में अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। पता नहीं ये ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला भेड़िया कहाँ से आया है, क्या इस दुनिया में भी कोई ज़ॉम्बिस जैसा वायरस फैल गया या फिर इस पर किसी ने जादू टोना किया है। अगर इस दुनिया में कोई ज़ॉम्बिस वायरस फैला है तो इस भेड़िया की बॉडी पर किसी ज़ॉम्बिस के काटने का निशान क्यों नहीं है, और इस ज़ॉम्बिस भेड़िया की बॉडी में से पानी पूरी तरह से सूख चुका है जैसे किसी ने इस पे जादू टोना करके इसे बनाया हो। लेकिन ऐसे चलते फिरते ज़ॉम्बिस को कौन बना सकता है, क्या इस दुनिया में भी तांत्रिक और पुजारी होते हैं। और तभी येलो फैंग से पूछते हैं क्या हम इसे खा सकते हैं, तो ये सुनकर फैंग घबरा जाता है। फैंग उससे बोलते हैं नहीं हम इस ज़ॉम्बिस भेड़िए को बिल्कुल भी नहीं खा सकते, क्या तुम इसकी तरह बनना चाहती हो। फैंग जिया से बोलता है मुझे लगता है कि इस ज़ॉम्बिस भेड़िए के अंदर कोई ना कोई वायरस है, इसलिए हमारे लिए इससे दूर रहना ही ठीक होगा। और बाय द वे हमने आराम कर लिया है, चलो आगे के रास्ते के लिए निकलती हैं और रास्ते में हम किसी न किसी एनिमल को पकड़ लेंगे। आगे से जिया भी बोलती है ठीक है डैडी, और फिर वो तीनों आगे के सफर के लिए निकल पड़ती है। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर एंड।